दिल्ली सल्तनत काल में एक वंश पहले पढ़े थे गुलाम वंश, उसके बाद पढ़े हम लोग खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग कल शुरू किए थे। कल की क्लास में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में छोटा सा कहानी के रूप में देखे थे। आज जलालुद्दीन खिलजी के बाद दूसरा शासक खिलजी वंश में आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने खिलजी वंश में किस तरह की भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक कुल मिलाकर के 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। शासक के रूप में खिलजी वंश में 20 वर्षों तक ये रहे। 20 वर्षों की अवधि में इन्होंने किस प्रकार से अपना शासन चलाए उस चीज को विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जान ले कि अलाउद्दीन खिलजी जो था कौन था, कहाँ से आया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा के रूप में जाना जाता है और साथ ही जलालुद्दीन खिलजी के दामाद भी थे। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा और दामाद के रूप में विख्यात खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए। इन्होंने अपने चाचा बोले या ससुर भी बोल सकते हैं की हत्या 1296 ईस्वी में करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे और तब से इन्होंने अपना शासन चलाया। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो ये अपना राज्याभिषेक किए थे बलबन के द्वारा बनाए गए महल, जिस महल का नाम आपको बताए थे लाल महल। बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में इन्होंने 1296 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किए। जब राज्याभिषेक कर लिए उसके बाद इनके मन में कुछ इच्छा जाहिर हुआ कि हम विश्व विजेता हों, सिकंदर के तरह हम विश्व विजेता कहलाएंगे, पूरे विश्व पर अपना विजय अभियान चलाएंगे और सभी को जीत करके विश्व विजेता कहलाएंगे। उसके बाद एक और इच्छा इनके मन में आया कि हम एक नए धर्म का निर्माण करें, इस्लाम धर्म से हट करके एक नए धर्म का निर्माण करें। इसी बीच इनके एक सलाहकार थे जिन्होंने क्या किए कि इन्हें समझाए कि नए धर्म की स्थापना करना, नए धर्म का निर्माण करना ये खलीफा का काम है। आप तो एक राजा है, आप तो एक शासक है, आप ऐसा नहीं करिए। नए धर्म का निर्माण करना, नया धर्म बनाना और उसे पूरे साम्राज्य में नए धर्म को लागू करना एक खलीफा का काम होता है, ईश्वर का काम होता है। और आप तो एक सुल्तान है, शासक है, आप अपना काम करिए कि आप कैसे शासन करें। उसके बाद उन्होंने फिर बताया कि विश्व विजेता बनना एक अच्छी बात है, अच्छी सोच है कि आप विश्व विजेता बनेंगे, लेकिन विश्व विजेता बनना बहुत कठिन है। आप विश्व विजेता बनने से पहले संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करिए, पूरे भारत विजय करिए, उसके बाद आप विश्व विजेता बनेंगे। अपनी सलाहकार की बातों को मानते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता और नए धर्म बनाने की बातें छोड़ दी और उन्होंने क्या किए, संपूर्ण भारत पर विजय करने के लिए अभियान करना शुरू कर दी। तो संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय अभियान चलाना शुरू किए, संपूर्ण भारत विजय अभियान। और इस तरह के संपूर्ण भारत विजय अभियान चलाने के पहले मैं सोचे कि संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छे सैनिक संगठन की आवश्यकता हो। एक बहुत बड़ा और मजबूत जब सैनिक संगठन मेरे पास होगा तभी हम भारत के जितने भी छोटे बड़े प्रांत हैं उस सभी पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या शुरू किया, सैन्य संगठन बनाना शुरू किया। एक मजबूत सैन्य संगठन बना और मजबूत सैन्य संगठन में उन्होंने क्या किए, तो अधिक से अधिक सेना की बहाल की। पहले क्या होती थी, जब कभी कोई दूसरे साम्राज्य से युद्ध होती थी तो युद्ध के समय नए सेना की बहाल की जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए, बिना युद्ध के ही एक मजबूत सैन्य संगठन बनाने के लिए सेना बहाल करना शुरू की। और सेना बहाल करने के साथ ही साथ इन्होंने सेना की हुलिया बनाए, सेना के लिए
हुलिया का निर्माण किए। हुलिया बोले तो क्या, सेना के लिए उसकी वर्दी होनी चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए। और उसकी हुलिया बोले तो बनावट। पहले ऐसे भी होता था ना कि एक कोई व्यक्ति सेना के रूप में है और कभी कभी वह छुट्टी में चला गया और जब सेना की जरूरत होती थी तो उसके जगह पर दूसरे व्यक्ति आ जाता था। वह सेना बन करके सेना का नेतृत्व करने लगता था, लेकिन वह परिपूर्ण सेना नहीं होता था। नया व्यक्ति सेना का काम पूरा कैसे कर सकता था? तो उसके लिए इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सेना के लिए हुलिया तैयार किए। जैसे कि अभी भी सेना की बहाली होती है तो उसमें व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक मापदंड, उसके साथ ही उसकी कोई पहचान लिया जाता है। कहीं कटा का निशान होना चाहिए, कहीं जला का निशान होना चाहिए, कोई मार्क चिन्ह उसके शारीरिक ढांचा का जो होता है वह लिया जाता है। तो इस प्रकार की सेना के लिए क्या किए, हुलिया तैयार करना शुरू किए। सेना बहाल किए, नई सेना के लिए हुलिया तैयार किए। केंद्रीय सेना का निर्माण किए। केंद्रीय सेना का निर्माण किए। उसके बाद क्या हुआ, सेनाओं को सुविधा देने के लिए एक बाजार बनाए। बाजार नियंत्रण, नए बाजार का निर्माण किए। किसके लिए? सेनाओं के लिए, सेनाओं की सुविधा के लिए। अच्छा, पहले जब सेना युद्ध में भाग लेता था तो उसे वीरता के लिए कोई धन नहीं दिया जाता था, पैसे नहीं दिया जाता था ना, और ना ही वेतन था। तो इन्होंने क्या किया, बाजार बनाया और सेना के लिए और क्या किया, वेतन लागू किया। इससे पहले सेना को कोई वेतन नहीं मिलता था। क्या मिलता था? उसे भूमि मिलता था दान में। दाग प्रथा शुरू किया था। दाग प्रथा में क्या था? दाग प्रथा में घोड़ा दागने की प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को, अपने सामंतों को कुछ संख्या में घोड़ा दे देते थे युद्ध करने के लिए, और वे क्या करते थे, उस घोड़ा को, अच्छे मजबूत घोड़ा को बेच देते थे और कमजोर घोड़ा खरीद करके अपने सेनाओं में शामिल कर लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा के अंतर्गत घोड़ा दागने की व्यवस्था शुरू किए थे। यह ऐसा था कि यदि घोड़ा के पीठ पर दाग दिया जाता था लोहा गर्म करके, और वह दाग उस घोड़े पर बहुत लंबे समय तक रहता था, दागे हुए घोड़े को बाजार में कहीं क्रय विक्रय करने पर दंड दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति दागा हुआ घोड़ा की खरीदारी करता था या बिक्री करता था तो उसे मृत्यु दंड की सजा दिया जाता था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दागे गए घोड़े की खरीद बिक्री बाजार में होना बंद हो गया था। तो दाग प्रथा शुरू किए। बाजार नियंत्रण जो लागू किए थे सेनाओं के लिए, इसमें सेनाओं को बिना टैक्स के सामान मिलता था। ऐसे बाजार में सेना की आवश्यकता की सभी सामानें इस बाजार में मिलते थे बिना टैक्स के। वह बाजार, सेनाओं का बाजार आज भी हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि कैंटीन होता है, सेनाओं के लिए कैंटीन बना हुआ होता है। उसमें 1000 का सामान सेनाओं को मिल जाता है 600 रुपए से लेकर के 700 रुपए में। सेनाओं के लिए एक विशेष प्रकार की बाजार बनाया गया जिसमें उससे किसी प्रकार की टैक्स नहीं लिया जाता। वही सामान बाजार में, मार्केट में, खुले बाजार में लिया जाए तो 1000 में मिलेगा, वही सेनाओं के बाजार में वही सामान 600 रुपया में मिलेगा। यहाँ पर खुले बाजार में टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन सेनाओं के लिए जो बाजार बनाया गया था इसमें टैक्स नहीं था। सेनाओं के लिए जो बाजार बनाया गया था इतना विख्यात बाजार हुआ कि धीरे धीरे यह आम लोगों के लिए भी यह बाजार बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की शासन जब तक चले 20 वर्षों तक, तब तक अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में कोई भी महंगाई नहीं हुआ। किसी भी वस्तु की कीमत में कभी भी वृद्धि नहीं हुई, और जब बाजार में वृद्धि नहीं हुई, मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, महंगाई नहीं बढ़ी, तो क्या होता था, व्यापारी लोग ऐसा कर सकता था कि वस्तुओं का माप तौल में कम बेसी कर लेता था। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। वहाँ पर क्या होता था, तौल में वह 900 ग्राम ही तौल लेता था, 800 ग्राम ही तौल लेता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जब खबर हुई कि बाजार में व्यापारी लोग माप तौल में कटौती करते हैं, तो उन्होंने नियम क्या लगा दिए कि यदि कोई व्यक्ति बाजार में माप तौल में कटौती करेगा तो पकड़े जाने पर जितना वह 1000 ग्राम में से जितना
ग्राम की कटौती करेगा उतना ही मांस उसके शरीर से काट करके ले लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार का नियम लागू कर दिया। यदि 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम तौलता है, 100 ग्राम वस्तु की कटौती करता है, तो वैसे व्यापारी को, वैसे व्यक्ति जो बाजार में व्यवसाय कर रखा है और 100 ग्राम या 150 ग्राम या 200 ग्राम वस्तु की कटौती करता है, तो उसके शरीर से 100 ग्राम या 200 ग्राम की मांस काट के निकाल लिया जाएगा। ऐसा कड़ा शासन उन्होंने लागू किया था बाजार नियंत्रण पर, जिसके कारण 20 वर्षों तक उनकी बाजार ज्यों के त्यों अवस्था में बना रहा। कोई महंगाई भी नहीं बढ़ा और माप तौल में भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए कुछ काम, उनके द्वारा किए गए काम क्या किए? नए सेना की बहाल, सेनाओं के लिए हुलिया प्रथा तैयार किए गए, केंद्रीय सेना का निर्माण किए, बाजार नियंत्रण लागू किए, सेनाओं के लिए वेतन शुरुआत किए और डाक प्रथा के शुरुआत की। अब हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब भारत विजय अभियान शुरू किया तो उस समय उन्होंने 4 घोषणाएं की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला काम क्या किए कि दान की भूमि को खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि बोले तो सरकारी भूमि, जितने भी व्यक्ति के पास दान में मिला हुआ भूमि था उस सभी भूमि को क्या किया? सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया, सरकारी भूमि बना दिया। उसके बाद क्या किए? धूम्रपान पर पाबंदी लगा दिए, मतलब नशा के में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी नशीला पदार्थ थे उन सभी को रोक लगा दिए, बंदी कर दिए कि कोई व्यक्ति नशा नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के पास ज्यादा धन संपत्ति जमीन भूमि रहेगा नहीं कि वह हमारा कभी विरोध करेगा। ये पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ नई तकनीकी, नई तरीका अपनाए। भारत के लोगों को पहले कमजोर करने की कोशिश किए, तो कमजोर करने के लिए दान में दिए गए भूमि को क्या किए? सरकारी भूमि बना दिए। उसके बाद धूम्रपान पर रोक लगा दिए। उसके बाद छोटे छोटे त्योहारों पर पाबंदी लगा दी कि छोटे मोटे त्योहार में लोगों का आपस में मिलना जुलना अधिक होता, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे तो नई तरीका की कोई नया रचना रच करके हमारा विरोध लोग करेगा। तो इससे लोगों का जब आपसी तालमेल होगा तो उसका विरोध मेरे प्रति मजबूत होगा। तो लोगों को पहले तोड़ने का काम किए, छोटे मोटे जितने त्योहार होता था उसको बंद किए। अमीरों का आपस में दावत भी बंद कर दिए, मतलब उस समय जो अमीर व्यक्ति होते थे, जो लगता था कि सरकार का यानी कि राजा का कभी विरोध करे, तो वैसे व्यक्ति को आपस में दावत, मतलब क्या होता था? निमंत्रण। भोज खाने के लिए लोग एक दूसरे को निमंत्रण देता है, तो उस प्रकार का जो दावत होता था कि आप मेरे घर आइएगा, हम आपके घर जाएंगे, तो यह सब सिस्टम में उन्होंने बंद किया। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था लागू किया। उससे पहले किसी भी राजा के द्वारा यह व्यवस्था लागू नहीं किया गया था। गुप्तचर व्यवस्था क्या है? गुप्त रूप से कहीं की सूचना लेकर के राजा के पास पहुंचाना। तो यह पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने सबसे पहला कदम उठाए, 4 घोषणाएं किए। पहला घोषणा दान की भूमि को खालसा भूमि, दूसरा घोषणा धूम्रपान पर पाबंदी, तीसरी घोषणा छोटे बड़े त्योहारों पर रोक लगा दिया गया, अमीरों की दावत को बंद किया, और चौथी घोषणा क्या किए? गुप्तचर व्यवस्था लागू की। इतना करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उत्तरी भारत पर आक्रमण करना शुरू किए। तब उत्तरी भारत अभियान जब शुरू किए तो सबसे पहला अभियान उनका रहा 1296 ईस्वी में, कहाँ? मुल्तान पर। 1296 में मुल्तान विजय अभियान शुरू किया। मुल्तान पर आक्रमण करने के पहले उन्होंने सेना संगठन बनाए। उन सेनाओं में सेनापति के रूप में 3 सेनापति प्रमुख थे, उलोग खां, नुसरत खां और जफर खां। तो जब पहला विजय अभियान उन्होंने उत्तर भारत में शुरू किए तो सबसे पहले अभियान किए कहाँ? आक्रमण किए मुल्तान पर। और मुल्तान पर किसका शासन था? अरकली खां। अरकली खां कौन था? जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र अरकली खां। तो मुल्तान पर इन्होंने जब आक्रमण किया था तब किस सेनापति के नेतृत्व में? उलुग खां। उलुग खां के नेतृत्व में उन्होंने
मुल्तान पर पहला आक्रमण 1296 में किया। 1296 में मुल्तान पर आक्रमण किया तो अरकली खां की हत्या करके मुल्तान पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिला ली। तो क्वेश्चन पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी के राजा बनने के बाद, शासक बनने के बाद वह सबसे पहला अभियान कहाँ किया था? उत्तरी भारत में। और उत्तर भारत में किस साम्राज्य पर? मुल्तान पर। किसके विरोध? अरकली खां के विरोध। क्या हुआ था उस अभियान में? विजय प्राप्त किया था अरकली खां के हत्या करके। किस सेनापति के नेतृत्व में उन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया था? उलोग खां के नेतृत्व। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा अभियान वह शुरू किया गुजरात पर। गुजरात पर कब? 1299 में। गुजरात विजय अभियान के लिए उन्होंने जब गुजरात पर आक्रमण करना शुरू किया तो इस आक्रमण में उलुग खां और नुसरत खां सेनापति जो थे ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे। गुजरात विजय अभियान में कौन से सेनापति ने नेतृत्व किया था? उलुग खां और नुसरत खां दोनों। इन दोनों के नेतृत्व में उन्होंने 1299 में कहाँ अधिकार किया, आक्रमण किया था? गुजरात पर। अब गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो यहाँ से एक बड़ी कहानी है, रुक जाओ। 1299 में गुजरात विजय अभियान में जब गुजरात पर अधिकार किया था, आक्रमण किया था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो गुजरात के राजा थे राजा कर्णदेव और गुजरात की रानी थी कमला रानी और राजा और रानी की पुत्री का नाम था देवल देवी। जब अधिकार किया गुजरात पर और युद्ध में यह जब हारने लगा राजा तो ये क्या किए कि अपने परिवार को लेकर के गुजरात छोड़ के भाग गए। अब गुजरात छोड़ के जब भागे तो उसमें राजा अपने पुत्री देवल देवी को लेकर के भाग निकले और उसी में कमला रानी छूट गई। भागने के दौरान कमला रानी छूट गई। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? कमला रानी से विवाह रचा लिया, शादी कर लिया। और शादी करके फिर यह क्या किए? पुनः वापस दिल्ली की तरफ चल दी। तो दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बाजार लगा हुआ था। उस बाजार में लोगों की खरीद बिक्री हो रही है। वो भी कैसे? दिनार में। दिनार क्या होती है? सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। एक दिनार से लेकर के 100 दिनार तक में लोगों की बिक्री होती है। एक दिनार से 100 दिनार के बीच जो रेट लगता था उस रेट में लोगों की खरीद बिक्री हो रही थी। उसी में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कुछ खास विशेषताएं थी। तलवार चलाने में सेना के तरह हट्टा कट्टा व्यक्ति था और उसका जो बोली लग रहा था, रेट जो लग रहा था वह 1000 दिनार तक उसका बोली लग गया कि कोई व्यक्ति इसे खरीद सकता है। तो लास्ट बोली लगा था 1000 दिनार। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए कि उसमें से 1000 दिनार की जो बोली लगा था मल्लिक काफूर था। मल्लिक काफूर व्यक्ति था। यह मल्लिक काफूर को क्या किए? अलाउद्दीन खिलजी खरीद लिए। हट्टा कट्टा व्यक्ति था। ऐसे जाति देखा जाए तो हिजरे की जाति में से आया था। हिजरे था, यह एक हिजरा था, हट्टा कट्टा और तलवार चलाने में माहिर था। 1000 दिनार दे करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मल्लिक काफूर को खरीद लिया और खरीदने के बाद इतना अच्छा तलवार चलाता था कि इसे थोड़ा सा सैन्य अभ्यास करा करके इन्होंने अपने सेनापति बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति बना ली। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के पहले से 3 सेनापति था और एक चौथा सेनापति हो गया कौन? मल्लिक काफूर। 1299 ईस्वी में जब यह वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे तो दक्षिण की तरफ से मंगोलों का आक्रमण होना भारत पर शुरू। अब उस मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन के एक प्रमुख सेनापति जफर खां मारे गए। मंगोल आक्रमण में मंगोल जब आक्रमण किया भारत पर तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने डटकर मंगोलों का सामना किया और उसी सामना करने के दौरान इसका एक सेनापति था जफर खां, यह मारा गया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है जफर खां
किसके विरुद्ध मारा गया था? मंगोलों के विरुद्ध। 1303 ईस्वी में मेवाड़ विजय अभियान शुरू किया। मेवाड़ विजय अभियान में उन्होंने जब मेवाड़ पर आक्रमण किए तब मेवाड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। 1303 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ विजय अभियान शुरू किया। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह को इन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। और पता चला, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेवाड़ के जो राजा है और यहाँ की जो रानी है वह विश्व सुंदरी है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा पता था, उसे मालूम था कि उसके पत्नी जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा सुंदर पत्नी कौन मिला था? कमला रानी। कमला रानी से सुंदर कोई है ही नहीं। और जब वे मेवाड़ पर जब आक्रमण किए अलाउद्दीन खिलजी, तब उन्हें पता चला कि मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावत या पद्मावती। और यह पद्मावती के बारे में पता चला कि यह विश्व सुंदरी है। कमला रानी से भी ज्यादा सुंदर है कौन? पद्मावती। तो ये राजा से कहे, रतन सिंह से कहे कि मुझे एक बार पद्मावती को केवल दिखला दो, हम देखना चाहते हैं कि कमला रानी से भी वह ज्यादा सुंदर है क्या। ज्यादा सुंदर होगा तो फिर तीसरा पत्नी इसे बनाएंगे, और यदि सुंदर नहीं होगा तो मेरा पत्नी सबसे सुंदर कमला रानी है। ऐसा करने के लिए राणा सिंह को उन्होंने मजबूर कर दिया। राणा सिंह कतई तैयार नहीं हुआ अपने पत्नी को दिखाने के लिए। युद्ध शुरू हो गया अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच। रतन सिंह युद्ध में मारे गए। पद्मावती को जैसे ही पता चला कि राजा रतन सिंह युद्ध में मारे गए और अब इसका बारी है अलाउद्दीन खिलजी का इस पर अधिकार होगा, इन्होंने क्या की? जौहर के तहत अपने आप को आत्महत्या कर। जौहर बोले तो जहर नहीं, जहर खा करके नहीं, आग का बहुत बड़ा कुंड, अग्नि कुंड बना करके उस अग्नि कुंड में खूब सज धज के। जौहर जो प्रथा थी, उस प्रथा में क्या होती थी, महिलाएं जब उसे पता हो जाता था कि उसके दुश्मनों का उसके ऊपर आक्रमण हो चुका है और उसके दुश्मनों द्वारा उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसके ऊपर दुश्मनों का हमला होगा, उससे पहले महिलाएं सब क्या करती थी? जौहर प्राप्त करके आत्महत्या कर लेते थे। और जौहर क्या होते थे? एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड होता था और उस अग्नि कुंड में वह अपना 16 श्रृंगार करके सज धज करके बहुत अच्छा से और उस अग्नि कुंड में बैठ जाते थे, जल करके आत्महत्या कर लेते थे। यह घटना जौहर कहलाता। तो रानी पद्मावती क्या की थी? जैसे ही पता चला कि राजा राणा रतन सिंह की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया है, तो वह क्या के? जौहर के तहत अपने आप को आत्महत्या कर लेती। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से विजय प्राप्त तो हो गया, लेकिन उसका जो मकसद था पद्मावती से शादी करना, यह पूरा नहीं हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? मेवाड़ विजय प्राप्त करके फिर पुनः वापस दिल्ली आ जाता है। 1316 ईस्वी उसका आखिरी रहता है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु हो जाती है। उसके बाद खिलजी वंश के एक अंतिम शासक बनते हैं मुबारक शाह। कौन बनते हैं? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक यह शासन करते हैं और 1320 ईस्वी तक चूंकि यह ज्यादा योग्य शासक के रूप में शासन नहीं कर पाते हैं, इसलिए 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक शाह की भी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसे कहा जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक आपको पहले पढ़ा दिए गयासुद्दीन तुगलक। तो 1200 हम सब पढ़े थे खिलजी वंश 1290 में शुरू हुआ था ना। 1290 में शुरू हुआ था, कहिया तक चला था? 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के अंतिम शासक
कौन था? मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह अंतिम शासक के रूप में विख्यात हुए। कौन? खिलजी वंश के अंतिम शासक। कहिया से कहिया तक? 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। उसके बाद 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश के स्थापना की। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए खिलजी वंश का पूरा इतिहास। किसके किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए। खिलजी वंश खत्म। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश।